4 जनवरी 2024 को परभनी शहर के प्रथम माजी महापौर प्रताप भैया देशमुख इनके आवास पर महाराष्ट्र मीडिया द्वारा वार्षिक कैलेंडर 2024 का अनावरण किया गया और साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त शहर कार्याध्यक्ष नासिर शेख शरीफ और जिला नियोजन समिति सदस्य पद पर शंकर भागवत इनकी निवड़ होने पर एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इनकी ओर से हार शाल डालकर स्वागत किया गया। उस वक्त माजी महापौर प्रताप भैया देशमुख ने लोक पुकार न्यूज चैनल के माध्यम से बोलते हुए कहा, आने वाले समय में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के युवा और बड़े नेता पार्टी में प्रवेश करेंगे और कहा कि उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार इनसे विविध विकास कामों को लेकर चर्चा की है, जल्द ही विकास काम होंगे, ऐसा प्रताप भैया देशमुख ने बोलते हुए कहा। उस वक्त वहां पर डॉक्टर एसएन राव, बाबू राव, साई अन्ना, जाफर खान, मोइन भाई, यकीन भाई, महबूब भाई, रामभाव भवर, अनिल गोरे, बंडू म्हात्रे, सचिन सोनटक्के, वैभव शिंदे, माधव कनकुटे, कबीर खान, अकबर खान, सुरेंद्र रोडगे, सचिन पाचपुंजे, सैयद आखिल भाई, सैयद अयूब भाई, लताताई राठौर, मुमताज शेख की मौजूदगी रही। शाही मस्जिद शिवाजी महाराज पुतलात से शाही मस्जिद तिक्का रोड जो है वो हमारे पीरियड में हुआ है और इसी तरह के रोड्स जैसा नीरज हो गया, नीरज के सामने तो बस स्टैंड, मीना राय ठाकरे रोड हो गया, बीच में का मगर गवाने चौक टू, ये जो ऐसे बहुत से रोड हमने उस वक्त एस्टिमेट उसका तैयार करके उसके वर्क ऑर्डर तक तैयार थे। लेकिन बाद में जो लोग वहाँ सत्ता पे आए उन्होंने क्यों कैंसिल करे, और मैं माजूलाल से ये करूँगा कि आप उस वक्त क्यों नहीं बात करें, कि पूछना चाहिए था आपने कि ये रोड क्यों कैंसिल करें। तो ठीक है, वो हो गया। आज हमारा पालक मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस का महायुति का बना है। हमने उनके सामने परभनी के मसाइल जो है वो रखे हैं। परभनी के प्रमुख रोड जो होना चाहिए उसके बारे में भी जो जैसा कि कांग्रेस के वक्त 100 करोड़ के उन्होंने घोषणा किए, उद्घाटन किए, आज तक कुछ नहीं हुआ। सत्ता जाके भी आज 2 साल हो गए तो भी आप आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। ये ठीक है, वो आश्वासन दिए, उन्होंने क्या इलेक्शन लगेगा वो ध्यान में रखते हुए वो 100 करोड़ के कामों के उद्घाटन किए। लेकिन पालक मंत्री साहब संजय जी बनसोड़े और अजीत दादा के साथ हमारी जो मीटिंग हुई मेरे शहर के ताल्लुक से हिसाब से, फिर कुछ मेन रोड जो है आज उन्होंने मंजूरी देने का BNC के इंजीनियर को निर्देश दिए कि जो पहले स्थगिति मिली थी या जो पहले इन्होंने बोले तो घोषणा की थी उसमें के कुछ रोड अपन कर सकते का, उसके बारे में प्रोसेस चालू है और वो जल्द से जल्द पालक मंत्री का दौरा परभनी में आने वाला है, उसके मैं उनके माध्यम से ही इस रोडों का उद्घाटन हम करेंगे। दूसरी बात, हमने अजीत दादा को विनती की है कि परभनी के जो मेन मसाइल हैं जैसे कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, पानी पुरवठा योजना अजीत पवार साहब ने परभनी को दी है और हम चाहते हैं कि अब वो हमारे नसीब में होगा कि हमारे हाथों से कुछ काम होने के होंगे, दादा के हाथों से कुछ जो काम होने, शिंदे साहब है, फडणवीस साहब है, हम महायुति के माध्यम से ये कामों को बढ़ावा देने वाले हैं। और ये मीटिंग CM साहब और दादा के और इनके अंडर में हम लगाने वाले हैं और परभनी का जो खाली जो घोषणाएं हुई वो घोषणा को हम पूरा करने वाले हैं, इतना मुझे मालूम है। माजूलाला और आप मिलकर किस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका की जो मसाइल है इसको सॉल्व करने वाले हैं आने वाले? नहीं, ठीक है ना, वो नगर विकास विभाग उनकी तरफ है, पालक मंत्री हम हैं, हम बोले तो आजकल अभी तो वो आए हैं, उसके बाद वो ऊपर के लेवल पे क्या क्या बातें होती है, कैसा ये ठहराया जाता है शहर के विकास के लिए। अगर उनकी मंशा अच्छी है तो हमारी तो पहले से मंशा अच्छी है, हम विकास के लिए सब साथ रहेंगे महायुति बोल के। आज 2024 महाराष्ट्र मीडिया की ओर से और हमारे खास दोस्त अजमत खान एकता सेवा भावी संस्था के जो संस्थापक अध्यक्ष है उनके जानिब से ये कैलेंडर का आज विमोचन हम सभी हमारे पदाधिकारी सभी के हाथ से यहाँ हुआ है। मैं 2024 ये साल सबको अच्छा जाए और 2024 की नए साल की सबको मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ 2024 में जो एकता सेवा भावी संस्था है उसको
राष्ट्रवादी कांग्रेस में कैसा विलीन हो, इसके बारे में अहमद भाई को यहाँ विनती करूँगा। और एक अच्छी जिम्मेदारी, एक और तो अब वो उनको एक इस साँचे में जो है फिलहाल कि इधर काम करते हैं, उधर काम करते हैं, सामाजिक काम है, सांस्कृतिक में, सब इसमें है, उनको एक पार्टी का एक बड़ा पद देने की भी मेरी कोशिश रहने वाली है। तटकरे साहब से मेरी बात हुई है और 13 तारीख को हमारे यहाँ मेला, युवक का मेला होने वाला है, उसमें अजीत दादा पवार साहब, तटकरे साहब, सूरज चौहान, ये सब लोग आने वाले हैं। उसी में हम अहमद भाई को एक बड़ा पद देने का कोशिश कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परभणी जिला उपाध्यक्ष गफ्फार मास्टर साहब बहुत दिन से कांग्रेस में थे, उसके बाद आपके साथ में उन्होंने बहुत दिनों के बाद में मुलाकात हुई, हकीकत में क्या था ये? गफ्फार साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हम काउंसिल में वो थे और मैं उस वक़्त हम दोनों, हमारे तो दोस्ताने का मामला है हमारा, और तो मैं उनको बोला हूँ कि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में काम करते हैं लेकिन आपको आज तक वैसा न्याय जो मिलना चाहिए मिला नहीं, तो मैं उनसे विनती किया हूँ कि आप भी राष्ट्रवादी से जुड़ जाइए, राष्ट्रवादी में काम कीजिए। राष्ट्रवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो अच्छे काम करने वालों को या माइनॉरिटी को ख़ास तौर पे प्रोत्साहन देती है। आप देखते होंगे कि फौजिया खान मैडम है, बाबा जानी खान साहब है, यहाँ सजू लाला थे, सबको राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ही सबको पद दिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से मुस्लिम भाई को पद दिया ये मुझे बताओ जरा। जो भी पद दिए वो उनके खुद के बलबूते पे, जैसा अम्मा माजूलाल आया और कोई हफीज चौस, उन्होंने खुद के बलबूते पे उपाध्यक्ष पद लिया, खुद क्या बोलते हैं उसके खुद के इस पे सभागृह नेता बना। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फौजिया खान मैडम जैसी अल्पसंख्यक महिला, एक उच्च शिक्षित महिला बोल के उनको कहाँ तक लेके गए पार्टी में, भले ही आज वो गठ में पावर था, लेकिन जब राष्ट्रवादी एक थी, बाबा जानी खान साहब को 2 बार MLC बनाए, बाबा जानी खान साहब को इसका ग्राहक मंच का अध्यक्ष बीच में कुछ नहीं था, आमदारों को पीरियड उनका ख़त्म हो गया तो उनको राष्ट्रीय ग्राहक मंच का कैबिनेट दर्जा दिया गया। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज अभी फ़िलहाल जो अजीत दादा गठ है उसमें भी ऐसे ही रहने वाला है। और माइनॉरिटी को, परभणी शहर एक माइनॉरिटी का शहर है और माइनॉरिटी के लोगों को कहीं ना कहीं काम करने वालों को अभी से इसके आगे पद देने की कोशिश हमारी रहेगी। मीडिया के हर साल जो कैलेंडर निकलते हैं, आज 2024 के कैलेंडर के जो है तो समाज रत्न जो है हमारे परभणी के प्रथम महापौर आदरणीय प्रताप भैया देशमुख साहब और अनिल पाटिल साहब इस साल के समाज रत्न बोल के हमारे कैलेंडर पे डिक्लेयर है। पिछले साल फौजिया मैडम भी थे और अग्निहोत्री सर भी थे पिछले साल, इस साल ये दोनों हैं। और मैं वादा कर रहा हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में एक भैया ने जैसा कहा है कि 13 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। मेरी खुशनसीबी की बात है कि भैया का एक है कि कमेंटमेंट करने के बाद वो पीछे नहीं हटते। जिस तरह से एक बार कमेंटमेंट हो गया तो कमेंटमेंट हमारी हो चुकी है और माइनॉरिटी के लिए मैं काम करने की पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। और एकता सेवी संस्था एक सामाजिक संगठन है, वो संस्था अलग रहेंगी समाज में काम करने वाली, लेकिन जितने लोग काम करने वाले समाज में महाराष्ट्र में मेरे साथ जुड़े हुए वो माइनॉरिटी के लिए जो काम करने वाले वो माइनॉरिटी के साथ मजबूत होकर अजीत दादा जी के हाथ पहले तो मजबूत है लेकिन और ज़्यादा मजबूत करेंगे। और रही बात परभणी के अंदर, उस दिन 200 लोग प्रवेश करने वाले हैं, खाली अजमत खान अकेला प्रवेश नहीं करने वाला, कम से कम 200 लोगों को आपको प्रवेश मंच पे मिलेगा। और गफ्फार मास्टर साहब भी उसमें प्रवेश करने वाले हैं। साथियों, मेरे गफ्फार मास्टर साहब से बात हो गई और यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर भले नगर सेवक वगैरह गए, वो सब एक साथ में आने वाले हैं, लेकिन हर घड़ी देखो, हर घड़ी हाथ में घड़ी रहेंगी आपके साथ, हर घड़ी आपके साथ रहने का। हम कांग्रेस छोड़ दिए लेकिन कांग्रेस के जो विचार है राष्ट्रीय कांग्रेस के पकड़े हमने, इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारों को हम लेके चलने वाले आगे, क्योंकि राष्ट्रवादी वाले तो राष्ट्र के हित के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो वो हिसाब से मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब मशवरा करें कि भाई नहीं, हमको राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत करना है। शहर में प्रताप भैया पूरे माहौल जो नौजवान बच्चों में है वो माहौल अलग है। और राष्ट्रवादी का 13 तारीख को जो है युवकों का मिला हुआ है, नासिर भाई और हमारे भागवत जी शंकर और ताई भी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं बहुत जल्दी माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक
महिलाओं का मिलावा परभणी में मैं लूँगा सबसे पहले। क्या बात है, क्या बात सबसे पहले महिलाओं का मिलावा, फिर दिखाऊंगा कि किसकी ताकत कितनी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली द मेमन मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से संचालित मोहिदुल मुस्लिमीन स्कूल परभणी के स्कूल शताब्दी समारोह में 2024 के शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन शनिवार 6 जनवरी 2024 को द मेमन मर्चेंट एसोसिएशन बंग मेमन कमेटी और सेंटर फॉर एजुकेशनल एक्सेलेंस के संयुक्त विद्यमान से हरिप्रसाद मंगल कार्यालय शनिवार बाजार परभणी में लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से की गई, जबकि सैयद अमजद ने नात पढ़ी। उस वक्त स्टेज पर मेमन मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव गुलाम मोहम्मद मिट्ठू, मोहिदुल मुस्लिमीन माध्यमिक स्कूल के चेयरमैन मूसा भाई नागानी, हाजी मोहम्मद पाडेला, जूनियर कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद शेख, कार्यक्रम के अध्यक्ष अमन मरफानी, यंग मेमन कमेटी के अध्यक्ष खमीसा अहमद, जुनेद, फेम के तहसीन अहमद खान, खालिद सैफुद्दीन, साले अब्दुल रब जावेद, सलीम सेठ बागवान, डॉक्टर अनवर अली शाह, अफसर खान, रहीम मुगल, पूर्व शिक्षणाधिकारी मोहम्मद इकबाल, पूर्व मुख्याध्यापक डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शाहिद ठेकिया, हाजी अशरफ साया, हाजी इस्माइल जिया उपस्थित थे। उस वक्त स्टेज पर स्कूल के पूर्व शिक्षण स्वर्गीय मिर्जा मुजाहिद बेग की लड़की को पुष्पहार देकर सत्कार किया गया एवं आसिफ अंसारी, लिपिक अब्दुल वहाब, उनके सेवानिवृत्त होने पर सत्कार किया गया। जबकि मोहिदुल मुस्लिमीन इसके शताब्दी समारोह के बोध चिन्ह का उद्घाटन देश के शैक्षणिक तज्ञ मुबारक कापड़ी के हाथों किया गया। उस वक्त गुलाम मोहम्मद मिट्ठू ने अपने भाषण में स्कूल के शताब्दी का इतिहास रखा। यंग मेमन कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद जुनेद ने छात्र एवं छात्रों को कहा कि हर एक फर्द एक तंजीम है, तब्दीलियों को कबूल करे। जबकि देश के प्रसिद्ध तज्ञ मुबारक कापड़ी ने छात्र एवं छात्राओं, पालकों एवं शिक्षकों विभिन्न मुद्दों पर संबोधित करते हुए कहा, हर घर से साइंस टेक्नोलॉजी के लिए एक छात्र वक्फ करे, घर आपके बच्चों की यूनिवर्सिटी है। ऐसा अपना भाषण करके पालक, शिक्षक एवं छात्रों को गुरुकिल्ली दी। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए संस्था द्वारा संचालित स्कूल के सभी मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, इन सभी ने काफी मेहनत की। कार्यक्रम का सूत्र संचालन सैयद इकबाल सर ने किया। उसके लिए पेरेंट्स ने अपना कंट्रीब्यूशन भी देना चाहिए। कम से कम 1 लाख रुपए खर्चे होते हैं हर साल, 11वीं में 1 साल, 12वीं में 1 साल, 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख रुपए कहां से आ जाएंगे? लॉकडाउन में सबकी जेबें खाली हैं, 1 लाख रुपए कौन देगा? सुन लीजिए, बता रहा हूं, 1 लाख रुपए कहां से आ जाएंगे? 1 लाख रुपए लेके कोई बैठा नहीं है, कोई मामू चाचा बैठा नहीं है, लेकिन 10 लोग बैठे हुए हैं जो 10-10 हजार से आपको मदद कर सकते हैं। एक लिस्ट बनाइए। पहले हमारे बम्बई में एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का नाम दे दीजिए, हम आपको देंगे 10,000 रुपए। उसके नीचे रफीक मामू 10,000, शफीक चाचा 10,000। शादी के वलीमे के लिए पैसे जमा करने का चलन बंद कर दीजिए, और ये तालीम के लिए, आला तालीम के लिए, उसके लिए जमा कर दीजिए। छुपाइए मत, बताइए रफीक उनका ये मोबाइल नंबर है, 10,000 दिया, कर्ज हंसना, उसमें कोई ऐब नहीं, कोई बुराई नहीं। शादी के लिए हम लाखों में कर्जा लेते हैं, 5% के इंटरेस्ट से पैसा लेते हैं, वो चलन बंद कर दीजिए और यहाँ पर लेना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? एक चीज जिसका हमारे मुस्लिम समाज में हमने वो चीज सुनी नहीं है, उसका नाम है बचत। लिख दीजिए और घर में आप बता दीजिए वालिदैन को, बचत। बचत कैसे करने की? हम करेंगे ना, एक दिन छप्पर पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। बचत करने का सच्चा और सही तरीका क्या है कि घर में जितने बच्चे हैं उतने मनी बॉक्स गले लगाएंगे। क्या है तो साइमा, साजिद, रफीक, हर रोज उसमें 5 रुपया डाल दीजिए तालीम के लिए। एक माँ मुझसे कहने लगी, बोले क्या सर आप क्या बातें करते हैं, हम रोज 5 रुपए बचत कर सकते हैं। तो माँ कहती है कि सर मेरे तो 4 बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि 4 चपाती कम खाओ। तो माँ पूछती है यानी कि मैं भूखी रहूं? माँ ने क्या सवाल पूछी कि यानी कि मैं भूखी रहूं? सुनो ख्वातीन हज़रात, हम हर सुन्नत नबी पर अमल करते हैं। ऐसा खाते थे, वैसा खाते, ऐसा सोते ये और बोलिए दे दो भाई, मेरा बच्चा घर में बैठा है भाई, उसका एडमिशन नहीं हो रहा है भाई,
उसका एडमिशन के लिए कुछ पैसे दे दो भाई, चादर में अपने बच्चे की मार्कशीट डाल दीजिए। यस, भीख मांगिए। ये हासिल करने के लिए भीख मांगने की जरूरत पड़े तो भीख मांगिए। वक्त आ गया है हम इस तरह से कटते पिटते डरते सकते नहीं रहेंगे। हम बहुत गंभीर होने के नीट के एग्जाम के लिए क्लासेस की जरूरत पड़ती है और उसके लिए खर्च करना पड़ता है, एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, होता है। नंबर 3 करियर है, तो मैं आर्किटेक्ट लिख दी जल्दी फर्स्ट, जो ड्राइंग बनाता है बिल्डिंगों की, हर चीज इसकी, उसके लिए नाटा का एग्जाम देने का रहता है। अभी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में कभी। आखिर में मैं अपना ईमेल आईडी देके जाऊंगा, आप मुझसे सवाल बाद में उससे अलावा पूछ सकते हैं। नंबर 4, आप जा सकते हैं फार्मेसी में, डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म। आप सब एम फॉर्म पे टिक कर लीजिए। एम फॉर्म तक पहुंच के फायदा है, सिर्फ डी फॉर्म, बी फॉर्म से फायदा नहीं है। नेक्स्ट है पैरामेडिकल कोर्सेस। पैरामेडिकल कोर्सेस, ये 6 कोर्सेस हैं, ABCDEF लिख दीजिए एक के नीचे ए, और वो है DMLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक्सरे खून टेस्ट। B नर्सिंग, नर्स बन सकते हैं। मुसलमानों में नर्सिंग कॉलेजेस की बड़ी जरूरत है और उन नर्सिंग की तरफ लड़कों को आमादा करने की जरूरत है। गल्फ कंट्रीज में देखिए पेशेंट तो जेंट्स भी होते हैं, लेकिन नर्सिंग का कोर्स सिर्फ लड़कियां करती हैं, तो जेंट्स पेशेंट्स के लिए फिर गैर लोग जाते हैं हमारी सरजमीन पर। नर्सिंग का कोर्स थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इदारे जो है अपने कायम कर सकते हैं। नर्सिंग। नंबर 3 है या सी, फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी लिखो। फिजियोथेरापी के नाम सुने बच्चों आपने? समझो एक एक्सीडेंट हो गया, हाथों की मूवमेंट बराबर नहीं हो रही, तो एक्सरसाइज वगैरह के जरिए से जो इलाज करता है करती है वो उसको कहते हैं फिजियोथेरापिस्ट। डी ऑडियो स्पीच थेरापी। तो फिजियोथेरापी में लड़कियों को 100% स्कोप है। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये जनाना अमराज है, लड़कियों की बहुत जरूरत है वहां पर। ऑडियो स्पीच थेरापी, बच्चे जबान में लुकनत है, देरी से बात कर रहा है, सुनने के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हल हो जाते हैं उससे। ऑक्यूपेशनल थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी। और लास्ट है एफ, उसका नाम है डाइटिशियन। इसका भी लड़कियों के लिए बहुत स्कोप है। साइंस की आखिरी चीज, आप बीएससी कर सकते हैं। अगर टीचर बनना है तो बीएससी के सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूओ, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह वगैरह। अगर आपको इंडस्ट्री में जाने का है, खासकर लड़के लोग, तो बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, उससे आप जा सकते हैं इंडस्ट्री में। टीचर बनना है, सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट कोई गलती मत की। आ जाइए कॉमर्स की तरफ, हेडिंग लगाइए कॉमर्स। कॉमर्स में लड़कों के लिए करियर है 12th के बाद, सिर्फ लड़कों के लिए, और वो है होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग। 3 साल का कोर्स है। ये सऊदी अरब और कुवैत, सऊदी अरब और कुवैत में जाकर आप जॉब कर सकती हैं। 2 मुल्क इस धरती पे ऐसे हैं जहां पर होटल इंडस्ट्री लगी बांधी बुराइयां नहीं है, शराब नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है। नंबर 2 ट्रैवल एंड टूरिज्म। नंबर 3 BBA। नंबर 4 BMM। नंबर 5 बीकॉम। अब बीकॉम भी 3 टाइप का होता है। प्लेन बीकॉम, लिखिए प्लेन बीकॉम, बैफ और BBI। इनमें सबसे ज्यादा डिमांड है बैफ का, बैचलर ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस। फीस ज्यादा है, लेकिन ज्यादा डिमांड हर जगह पर, गल्फ कंट्रीज में भी इसका है। कॉमर्स में बड़ी फील्ड्स क्या हैं? नंबर 1 लिख दीजिए, और वो है CA। आप CA बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। अब यहां पर मैं एक बात, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं, सबकी नजरें यहां पर। लड़के लोग CA बनने जा रहे हैं तो उस वक्त वो तय कर लें कि CA बन के वो पैसा कमाएंगे, अपना करियर बिल्ड करेंगे, लेकिन अपने मोहल्ले की मस्जिद और मदरसे का ऑडिट वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। ये कर लीजिए। तो ये मैंने यहां पर क्यों कही बात, अब यहीं पर लिख दीजिए, यहीं पर लिख दीजिए
लाइफ मैनेजमेंट, नीचे लिख दीजिए लाइफ मैनेजमेंट। क्या करने का है आपको? ए 15 साल से 25 साल तक तालीम, सिर्फ तालीम हासिल करने की, हायर एजुकेशन। 15 से 25, 26 से 45 20 साल, या 25 से 45 जो भी है 20 साल जॉब या बिजनेस 20 साल तक करने का है। तो 15 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 45 जॉब या प्रोफेशन या आपका बिजनेस करने का है। 45 ईयर्स में बच्चों रिटायर हो जाइए। रिटायर बहुत होगा, पैसा कमा के थक गए पैसे छाप के। करियर आपका सबसे अहम मामला कौन सा है? फिर 15 से 25 वहां ऐसी तालीम हासिल कर लीजिए कि यू कैन रिटायर एट द एज ऑफ 45। रिटायर हो जाइए 45। पैसे छापने की मशीन नहीं बनने के बच्चों आपको। फिर 45 ईयर्स की आप उम्र में आप क्या करेंगे? स्कूलें बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे, ट्रस्ट बनाएंगे, मसाजिद बनाएंगे। बच्चों आपकी करियर प्लानिंग में अगर कौम, मिल्लत ये अगर शामिल होती है तो अल्लाह ताला गैब से मदद देता है, गैब से। अगर वो नहीं है और आप खाली कोलू के बैल की तरह से पैसे छापने की मशीन बनते हैं तो अल्लाह ताला कभी बरकत नहीं देगा। सुकून, बरकत का मतलब पैसे और बैंक बैलेंस नहीं है, सुकून कल्ब भी बरकत है। रिपीट, 15 साल से लेकर 25 साल तक खूब तालीम, दीवानावार, चने भागने पड़े कोई बात नहीं, पाँव में चप्पल ना हो कोई बात नहीं। 25 से लेकर 45 खूब जॉब कीजिए, खूब मुलाजमत, खूब बिजनेस कीजिए। यू रिटायर एट एज ऑफ 45। पैसे छापने की मशीन नहीं बनेगा। फिर स्कूल कायम कीजिए, मदरसे कायम कर लीजिए, ट्रस्ट बनाइए, दीन के लिए काम कीजिए, कौम के लिए काम कर लीजिए। ये प्लानिंग आप नीयत करके यहाँ से उठिए, नीयत यहाँ से करके लीजिए और जिंदगी भर के लिए याद रखेंगे मुझको कि कैसी बरकत अल्लाह ताला उसमें देता है आपके। हम बात कर रहे थे सीए की। सीए के बाद में एक दूसरा है और वो है सीएस, लिख लीजिए, कंपनी सेक्रेटरी। कॉमर्स में कंपनी सेक्रेटरी बन सकते। नेक्स्ट सीएफए, सिर्फ नाम सुन लीजिए। जो और पूछने का है तो ये गल्फ में इसका ये है। आईसीडब्ल्यू, गल्फ कंट्रीज में इसका स्कोप है आईसीडब्ल्यू। ये कॉमर्स की बात हो रही थी। मैं आर्ट्स पे आने से पहले अब हेडिंग लगाइए, ग्रेजुएशन के बाद क्या। ये करियर की आखिरी बातें आ रही हैं आपके सामने। ग्रेजुएशन के बाद क्या, 15वीं के बाद क्या। अब बोलेंगे हम तो भी 10वीं में हैं, तो 15वीं के बाद की क्यों फिक्र क्यों करें। जो कौम कर रही है 15वीं के बाद क्या, वो पूरे मुल्क पे राज कर रही है। 5% है वो। इस मुल्क की हर पॉलिसी उनकी मर्जी से बनती है, क्योंकि उनके 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को मालूम रहता है कि 10वीं के बाद क्या, 12वीं के बाद क्या, 15वीं के बाद क्या। तो ग्रेजुएशन के बाद क्या, लिख दीजिए। नंबर 1, लॉ कर सकते और वकील बन सकते। अब लॉयर बनने में भी कई ब्रांचेज हैं। इनकम टैक्स लॉज है, सेल टैक्स लॉ है, लेबर लॉज है, कंपनी लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, वगैरह वगैरह। लड़के लोग सबसे ज्यादा डिमांड है कॉर्पोरेट लॉ में, टिक कर दीजिए उस पर, कॉर्पोरेट लॉ। नंबर 2, बीएड करके टीचर बन सकते हैं। अब सुन लीजिए, कोरोना से बहुत नुकसान हुआ, कई जॉब चले गए, कई मुलाजिमतें ये हो गई, कई बिजनेस खत्म हो गए, लेकिन एक फायदा हुआ। लेकिन कोरोना से कुछ फायदा भी हुआ। यस, फायदा ये हुआ कि कोरोना के बाद से टीचिंग लाइन पे एक बाहर आ गई। अच्छे टीचरों के वाकई अच्छे दिन आ गए। दिस ऑनलाइन इज गोइंग टू स्टे फॉर एवर, हमेशा रहने वाला है। ऑनलाइन में सब देख रहे हैं, खाली बच्चे नहीं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है, कितनी अच्छी मिसालें हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आज यहां उठने से पहले एक तय करके एक सब्जेक्ट हर बच्चा तय कर ले, उसमें आप मास्टरी हासिल कर लीजिए। वो सब्जेक्ट आपको मरने नहीं देगा, वो सब्जेक्ट आपको जिंदा रखेगा। कोरोना है, बरोना है, कुछ भी वबा है, बला है, कुछ भी आए, लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, एक सब्जेक्ट कोई तय कर ले साइंस, कोई तय कर ले इंग्लिश,
कोई तय करे इकोनॉमिक्स, कोई केमिस्ट्री, ये तय करके उठो, उस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओ, तो वो सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ो, वो सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ाकर भी आप महीने के 50,000 रुपए आज की तारीख में कमा सकते हैं। उस सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी होना जरूरी है। सब्जेक्ट चूज करने में गलती मत करो। जैसे आपको टीचर बनने का है और बीए कर रहे हैं, तो बीए विद साइकोलॉजी मत करो, बीए विद सोशियोलॉजी मत करो, बीए विद पॉलिटिकल साइंस मत करो, बीए विद फिलॉसफी मत करो। तो क्या करो? किसका डिमांड है? बीए विद इंग्लिश लिटरेचर, उसका डिमांड है, इंटरनेशनली डिमांड है हर जगह पर। मेरा एक बार सऊदी अरब में लेक्चर हो रहा था दमाम में। दमाम में सबसे बड़ा सीबीएसई स्कूल है जहां 18,000 बच्चे हैं। तो वहां पर उसके एक वाइस प्रिंसिपल मेरा इंट्रोडक्शन करने के लिए माइक पे आई। उसने 3 सेंटेंस इंग्लिश में बोली, तीनों ग्रामेटिकली गलत। मैं बोला ये वाइस प्रिंसिपल? तो बोले हाँ यहाँ पर ऐसे। बोले कैसे क्या? तो बोले वो केरला के नर्सेस सुने थे हमने, केरला के टीचर कहाँ से हो? ये 2015 की बात है। तो हर जगह मैं यही कहता हूँ कि गल्फ कंट्रीज में हमारे बच्चों के लिए इंग्लिश पढ़ाने के लिए इतनी वैकेंसीज हैं कि वहां पर इंग्लिश का सत्यानाश हो रहा है। मैं गल्फ कंट्रीज में जाकर सिर्फ यह कहता हूं कि वहां पर सिर्फ 9वीं जमात तक तालीम हासिल करो, फिर इंडिया में आ जाओ। 10वीं 11वीं 12वीं इंडिया में करो, उसके आगे वहां पर कोई नज्म नहीं है। आप अगर आपकी शादी वहां पर हो रही है, जो लड़का गल्फ में इंजीनियर है, मैनेजर है, कुछ भी है, तो आप भी पार्ट टाइम में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक 2-2 लाख रुपए महीने के कमा सकते हैं इंग्लिश पढ़ाकर। यहाँ आपकी अपनी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो इंग्लिश लिटरेचर इसका डिमांड है। नंबर 2 डिमांड है और वो है बीए विद हिस्ट्री, बीए विद ज्योग्राफी एंड बीए विद इकोनॉमिक्स। लेकिन बहुत ही ग्लोबली डिमांड है और वो है बीए विद इंग्लिश लिटरेचर। इसका आप सोचो। एक टीचर बनने की बात हो रही थी। टीचर बनने से पहले बच्चों अभी सुन लीजिए कि टीचर किसे कहते हैं, टीचर की डेफिनेशन क्या है। सुन लीजिए कि टीचर किसे कहते हैं। जो तुलबा यानी स्टूडेंट्स, तुलबा की जिंदगियों के चराग में तेल बनकर जलने का नाम टीचर है। अपनी हस्ती को मिटा देना, बच्चों की हस्ती को बना लेना, जिंदगी बना लेना, उस पर खुश हो लेना और उसके लिए कोई आस ना रखना, ये जज्बा अगर आप में है तो टीचर बनने के लिए आइए, वरना इस मुकद्दस पेशे के तकद्दुस को दागदार मत कीजिए। समझ गए? टीचर किसे कहते हैं? उस्ताद किसे कहते हैं? समझ गए? नंबर 3 जो अभी आप जो कर सकते हैं, 2 करियर बचे हुए हैं इसके अंदर, लिख लीजिए, और उसका नाम है MBA। आप MBA कर सकते हैं। MBA चंद्रेश अग्रवाल। नंबर 3 है डॉक्टर रवि चोपड़ा। इन तीनों में से कोई एक बुक खरीदो और स्टडी स्टार्ट करो, बाद में क्लास ज्वाइन करो। ये बात हो रही थी। आखिरी करियर आ रहा है और उस करियर का नाम है, लिख लीजिए, यूपीएससी। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बच्चों आपने नाम सुना है इसका? इसके जरिए इस आदमी क्या बन जाता है? लिख लीजिए, IAS, IPS, IFS, IRS 21 कैटेगरीज के ऑफिसर बन जाते हैं। ये एग्जाम बच्चों गौर से सुनो, इस पर थोड़ी सी बात इसमें करूंगा, सुन लीजिए। ये वाहिद एग्जाम है कि जिस एग्जाम में फेल होने में भी फायदा है। यानी हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी में आपके पास में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस, करंट अफेयर्स, उसके ताल्लुक से इतना सारा नॉलेज आता है कि अगर आप फेल भी हो गए, डिस्क्वालीफाई भी हो गए, तब भी हमारे मोहल्ले में एक नौजवान ऐसा तैयार होता है जो गवर्नर से बात कर सकता है, जो कलेक्टर से बात कर सकता है, जो डिप्टी सेक्रेटरी से बात कर सकता है। उसको आकर कोई बोलेगा नहीं यू आर अंडर अरेस्ट, का अरेस्ट,
उसको कायदा कानून एडमिनिस्ट्रेशन मालूम है। बच्चों, आप में से हर बच्चा हर ग्रेजुएट एग्जाम दे सकता है। एग्जाम जरूर दे दो, क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी में आपके पास इतना, अगर फेल डिस्क्वालीफाई हो गए, आपने अपने बायोडाटा में सीवी में अगर रिज्यूमे में ये भी लिखा यूपीएससी अटेम्प्टेड, दैट इटसेल्फ इज द क्वालिफिकेशन। इसमें 3 हिस्सा होते हैं, लिख लीजिए। प्रिलिमिनरी एग्जाम 2 पेपर 400 मार्क्स, प्रिलिमिनरी एग्जाम 2 पेपर 400 मार्क्स, मेन एग्जाम 9 पेपर 1750 1750 मार्क्स, इंटरव्यू 275 मार्क्स। अब जरा गौर से सुनो, ये मेरी आखिरी बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें आई हैं। आखिरी बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम के ताल्लुक से खास तौर पर ये वावेला मचा हुआ है हमारी कौम में कि इसमें मुसलमानों के साथ में तासुब होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। हमारे बच्चे प्रीलिमिनरी मेन में बहुत अच्छा करते हैं और इंटरव्यू में उनको उनकी दाढ़ी टोपी देखकर उनको फेल किया जाता है। झूठ। तालीमी महाज पर, एजुकेशन की फ्रंट पर हमारी कौम के साथ किसी किस्म का कोई तासुब, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। मैं उसकी 2 मिसालें दूंगा। एक मिसाल ये कि फर्ज कीजिए वो इंटरव्यू लेने वाले ने ठहराया कि ये दाढ़ी टोपी वाला इसको रोकने का है, इसको पास नहीं करने का है। तो पहले जो रिटर्न एग्जाम थे उसमें हमको 1600-1700 मार्क्स लेने से कौन रोका हुआ था? उसके बाद में अगर उसको इंटरव्यू में कोई फेल करता है तो वो इंटरव्यू वाला बोर्ड जो है उल्टा हो जाएगा, बोले यार कैसे क्या आपने फेल किए उसको। ये आसान बात नहीं है, नहीं होता है। जिसको मेहनत नहीं करने की है वो इस किस्म की बातें करता है। दूसरी मिसाल मैं दूंगा, मेरे अपने जाती मिसाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों डॉक्टर हैं। मेरी बड़ी बेटी ने MBBS किया ग्रैंड मेडिकल कॉलेज बॉम्बे से, फिर MD किया, और MD का जब रिजल्ट आया चंद साल पहले, गूगल पे आप जाएंगे और मेरी बेटी का मेरे नाम टाइप करेंगे, डॉक्टर मुजना मुबारक कापरी। तो वो MD का जब रिजल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने MD में पूरे इंडिया में टॉप कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। खबर ये नहीं है जिससे आपने तालियां बजाएं, खबर आगे सुनाने जा रहा हूं जिसको ताली बजानी चाहिए। पूरे इंडिया में टॉप किया और मुकम्मल हिजाब में रहते हुए टॉप किया। इस पर आपको ताली बजानी। वाइवा का जो एग्जाम होता है MD का, 4 एग्जामिनर थे, रिटर्न टेस्ट उसमें उसने टॉप किया ही था। 4 एग्जामिनर थे, चारों गैर मुस्लिम थे। मेरी बच्ची जो है मुकम्मल हिजाब में थी। उस 0 मार्क कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, दे सकते थे। ये बच्ची ने एक जवाब नहीं दिया सही, वो लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूछे होंगे घुमा फिरा के सवाल, लेकिन सारे सवाल के जवाब इस तरीके से दिए। मतलब क्या हुआ कि तासुब होता भी होगा कि तासुब की जो दीवार है उससे बड़ी जम लगाई। तासुब का अंधेरा जितना गहरा है, अपनी काबिलियत का उजाला उससे सिवा कर दो। तासुब अगर X है तो अपनी काबिलियत को 2X बनाओ। तासुब धड़ाकेदार रह जाता है। ये प्रैक्टिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, करा, गूगल पे उसको दस्तयाब है वो सब बातें। और फिर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपको बताने के लिए कि यस आप भी टॉप कर सकते हो। तासुब ये तालीमी चाहते, कोई चाहता भी है तभी नहीं कर सकते। इतनी काबिलियत अपने अंदर पैदा करनी है। UPSC के एग्जाम के लिए जो बुक का नाम बता रहा हूँ, उसके अलावा डेली न्यूज़पेपर है, एक सेकुलर पेपर है, और उसके अलावा जो है एक बुक का नाम बता रहा हूं, जनरल लिख लीजिए, जनरल स्टडीज मैकग्रो-हिल, जनरल स्टडीज मैकग्रो-हिल। सुन, ये किताब से आप स्टडी शुरू करिए, हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक। इसके अलावा लेकिन क्लासेस वगैरह आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए जिसका अपना पहला कुछ रिकॉर्ड है। कोई भी लेक्चरर, कोई भी प्रोफेसर, चाहे वो रिटायर्ड प्रोफेसर हो, ये हो, वो खड़ा करके वो हिस्ट्री नहीं पढ़ा। हिस्ट्री का मतलब होता है मोहनजोदारो हड़प्पा से लेकर आज तक की हिस्ट्री।
वैसी चीज़ों को आप पूरा ध्यान रखिए कि कैसे यहाँ पर ये होता है। हम बात कर रहे थे यूपीएससी की एग्जाम के ताल्लुक से, ये सारे कोर्सेज की मालूमात थी। आखिरी हिस्से की तरफ आ रहा हूँ, चंद मिनटों में सुन लीजिए। हेडिंग लगाइए, हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसे की जाए। नंबर 1, पढ़ाई कैसे की जाए। पढ़ाई करने में क्या क्या रुकावट जाती हैं। पहली रुकावट लिख दीजिए, आज नहीं कल, आज नहीं कल। हम मुसलमानों को आने वाला कल बड़ा अच्छा लगता है, क्या सुहाना कल होगा। आज 2 घंटे स्टडी नहीं की, कोई बात नहीं, कल मैं 18 घंटे स्टडी करूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा भी नहीं। कैसे मुमकिन है? तो उसके लिए आज नहीं कल लिखा है, आज को राउंड कर लीजिए, उस पर टिक कर लीजिए, कल पे क्रॉस कर दीजिए, चौकड़ी मार दीजिए। बीता हुआ कल बीत चुका है, आने वाला कल अनदेखा है। हकीकत आज है बच्चों, आज के लिए रुकी है ये जिंदगी, आज का नाम जिंदगी है बच्चों। आज से आप आज में यकीन रखना शुरू कर दो। नहीं आज शनिचर है, आज अच्छा दिन नहीं है, वो जुम्मा से करेंगे, वो 26 जनवरी झंडा लहराया पढ़ाई शुरू कर दूंगा, नहीं वो बर्थडे से शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज का दिन याद करो बच्चों, 6 जनवरी 2024, आज से आपने आज में यकीन रखना शुरू कर दिया। समझ गए? नंबर 2, मैं पढ़ाई की टेक्निक बता रहा हूं चंद मिनटों, सबकी ध्यान यहां पर। पढ़ाई की टेक्निक सुन लीजिए, और उसका नाम है, लिख दीजिए, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। अब सुन लीजिए, टाइम मैनेजमेंट किस चिड़िया का नाम है? हमारे मुस्लिम मुआशरे ने टाइम के ताल्लुक से एक ही सुन के रखा है, और वो क्या है कि टाइम पास कैसे करने का है कि नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट कहां से आ गया? अब मुस्लिम नौजवानों का, खवातीन का, मर्दों का टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है उसकी जल्दी से एक मिसाल दूंगा मैं। एक लड़का अपने दोस्त को फोन करता है और कहता है कि आज शाम को 7 बजे फुला जगह हम लोग मिल रहे हैं। क्या बोलता है वो? कि आज शाम को फुला जगह 7 बजे हम मिल रहे हैं, और अगर समझो मैं 8 बजे तक नहीं आया तो तुम 9 बजे तक इंतजार कर लो और 10 बजे चले जाओ। सामने वाला वैसे ही करता है। लेडीज, खवातीन पड़ोसन की बेल बजाती हैं और दरवाजे में खड़े खड़े बात करती है, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा खड़े खड़े बात करती हैं खवातीन, और हर 15-15 मिनट से कहती रहती हैं कि चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं अंदर नहीं आ रही हूं। मर्दों का टाइम मैनेजमेंट तो उससे सुपर डुपर। 2 मर्द मुसाफिर एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनमें से एक बोलता है, भाई आप कहाँ रहते हैं? बोला मैं तो परभनी में रहता हूँ। क्या बात करें? मैं भी परभनी में रहता हूँ। जब परभनी में आप कहाँ रहते हैं? वो जो ST स्टैंड, अरे क्या बात कर रहे हैं, ST स्टैंड के पास नहीं, मैं भी रहता हूँ। अच्छा आप कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं? तो बोले वो अक्सा। अरे क्या बात कर रहे हैं, अक्सा अपार्टमेंट में मैं भी रहता हूँ। अच्छा अक्सा अपार्टमेंट में आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? तो बोले मैं 2nd फ्लोर पर रहता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं, 2nd फ्लोर पे मैं भी रहता हूँ। तो 2nd फ्लोर पे आप कौन से नंबर फ्लैट में रहते हैं? तो बोले मैं 201 में रहता हूँ। अरे क्या बात कर रहे, 201 में मैं भी रहता हूँ। अब उनकी ये बातें सुन सुनकर एक आदमी पक गया। बोले तुम लोग अजीब लोग हैं यार, अजीब लोग हैं। एक ही बिल्डिंग में, एक ही फ्लोर पे और एक ही फ्लैट में रहते हो और एक दूसरे को जानते नहीं हो। तो उनमें से एक बोलता है, चुप बैठ, हम लोग बाप बेटे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कितने किस्म का टाइम पास, और कितना सीरियसली टाइम पास। तो टाइम पास नहीं, टाइम मैनेजमेंट। इनटू ब्रैकेट लिख दीजिए टाइम टेबल, लिख दीजिए टाइम टेबल। अब सुन लीजिए, आखिरी बातें बहुत अहम है। टाइम टेबल कब बनाने का? टाइम टेबल सुबह उठ के नहीं, अभी सारी स्टूडेंट एज में नहीं, जिंदगी भर के लिए एक बनाओ। रात को सोने से 5 मिनट पहले लिखो इस चीज को। रात को सोने से 5 मिनट पहले। मैं 5 मिनट पहले क्यों बना रहा हूं? तो बच्चे लोग क्या करेंगे, आप
वो ग्रीन पहन लिए, रेड पहन लिए, रंगाते बैठे आधा घंटा तक, रंगीन बना, ऐसा नहीं। रफ टाइम टेबल बनाओ। जो सुबह फॉर एग्जांपल 7 बजे से जो है वो 8:30 बजे तक इंग्लिश, 8:30 से 9 नाश्ता, ठीक है, 9 से 11 आपने लिया साइंस, 11 से 11:30 ब्रेक लिया। हर 2 घंटे के बाद आपको 15 मिनट से लेकर आधे घंटे का ब्रेक लेने का है। सुना आपने? लड़के लोग सुने क्या? लड़के लोगों ने क्या सुना मालूम है? 15 मिनट की स्टडी के बाद 2 घंटे का ब्रेक। नहीं, 2 घंटे की स्टडी के बाद 15 मिनट का ब्रेक। अब बोर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज सब्जेक्ट चेंज करो, समझ ले। तो उसके लिए हम बात कर रहे थे कि पहले बच्चों आपका टाइम टेबल सिर्फ 50% कामयाब हो जाएगा, फिर 60%, 70%। एग्जाम के दिनों में आपका टाइम टेबल कितना कामयाब हो जाएगा? कितना कामयाब हो जाएगा? 100% किसी का नहीं होता है। हमको भी आज 9:30 बजे प्रोग्राम हमको आज शुरू करने का था, 10 बजे लगभग हमने शुरू किए। हम बड़े लोगों का टाइम टेबल फेल होता है। एग्जाम के दिनों में आपका टाइम टेबल 80 to 85% कामयाब हो जाएगा। और जिस बच्चे का टाइम टेबल 80 to 85% कामयाब होता है वो पूरे महाराष्ट्र का, पूरे इंडिया का टॉपर है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। मुकम्मल इंसान बनने की कोशिश मत करो। इसलिए से बाल नोचते मत बैठो, मेरा टाइम टेबल फेल हो रहा है। बनाते रहो। तो टाइम टेबल डिस्टर्ब करने वाली चीजें वो क्या है? तो उसमें जो है अभी वो चीज आ गई और उसका नाम है मोबाइल, है ना? ये कोरोना की देन है। कोरोना पीछे छोड़ गया। कोरोना से पहले क्या होता था? हम बोलते रहे मोबाइल लाओ, एक किताब लो और पढ़ाई करो। कोरोना के दौरान क्या हुआ? अरे भाई ये मोबाइल लो और पढ़ाई करो। तो ये एटम बम हमने अपने बच्चों के हाथ में रखा और उसको हम बोलते संभाल के इसको ना जरा, ये वो एटम बम है। अरे एटम बम में फटेगा ही। बच्चे इसके अंदर हजारों किताबें नहीं, हजारों लाइब्रेरियां इसके अंदर महफूज हैं। उसके लिए हायर स्टडीज में आपके काम आएंगे। अभी से उसको गुलाम मत बनो। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये तबाही मचाने वाला मीडिया है। इसके मालूमात आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत काम आ जाएगा। अभी क्या हुआ? एडिक्ट बन गया। अम्मी वादा प्रॉमिस करते हैं, अम्मी एग्जाम के तो वापस करूंगा, अम्मी मुझे खाली थोड़ा देर 5 मिनट के लिए आप जाते हैं, 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक बाहर नहीं निकलते। कैसे अपने एडिक्ट बन गए? कमर का दर्द, सर का दर्द और आंखों का दर्द, दिमाग का, ये तो हो ही रहा है। लेकिन साइबर डिसीजेस पैदा हो रही। गुज़िश्ता जुम्मा को मैं 2 हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह मैं केपटाउन में था, साउथ अफ्रीका में, जहाँ 2 जुम्मा को मुझे खुतबा देने का ये सआदत हासिल हुई। तो एक जुम्मा को मैंने पॉजिटिव पेरेंटिंग पे इंग्लिश में वहाँ पर सब खुतबा दिया। एक अभी गए जुम्मा को मैंने खुतबा दिया वो साइबर डिसीजेस एंड द रेमेडीज, कि साइबर डिसीजेस क्या है, उसके इलाज क्या है। ये डिसीजेस पैदा हुई, पहले एंग्जाइटी, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर डिप्रेशन। डिप्रेशन को साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन डिप्रेशन के लिए कोई कैप्सूल, कोई टैबलेट नहीं बनाई, कोई इलाज, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं। जब बच्चा डिप्रेशन में आता है तो माँ बाप उसको लेके आते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। वो लोग क्या देते हैं? स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां देते हैं। तो देखो इलाज हो गया ना, अभी कुछ नहीं कर रहा है। फिर वो गोली के असर में तब तक रात को 2 बजे माँ फिर डॉक्टर को, डॉक्टर फिर से वायलेंट हो गया, फिर से वो ये कर रहा है, बोले कि 1 गोली और दे दो। सुबह 5, 5:30 बजे माँ फिर फोन की, डॉक्टर ये फिर से वायलेंट हो रहा है, फिर तमाशा कर रहा है, फिर तोड़फोड़ कर रहा है, 1 गोली और दे दो। नींद की 3-3 गोलियां रोज खाने के बाद 20-22 दिन में उसका इलाज हो जाता है। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? किस कीमत पर? इसको बोलते हैं अच्छा तुम्हारा इलाज होगा। बोले क्या हुआ था मुझको? नहीं तुम वो फेल हो गए थे। कौन से एग्जाम में? वो फुला कौन से कॉलेज में? उसकी याददाश्त खत्म हो गई, याददाश्त चली गई।
साइंस को चैलेंज है, साइंस के पास नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, साइंस के पास कोई कैप्सूल कोई टैबलेट बनी नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास उसका इलाज है और उसका नाम है नमाज। नमाज की पाबंदी। ये भी कह रहा था कि ये दीन जो है ये खाली कब्र के अजाब से बचाने के लिए नहीं है, ये दुनियावी अजाब से बचाने के लिए भी दीन है, ये दीन हक है। हम उसकी पाबंदी लगा तो वो डिप्रेशन में कभी नहीं आएगा, वो मायूसी का शिकार कभी नहीं होगा, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो सच बोल रहा है आपके साथ में हर चीज। ये डिप्रेशन की बीमारियां इसके जरिए से आ रही हैं, समझ गए? तो अब इसका इलाज क्या है? नंबर एक ये कि लेट अस क्रिएट एन अनलॉक सोसाइटी। हमको एक अनलॉक सोसाइटी क्रिएट करने की। माँ बाप अपने मोबाइल को लॉक न रखें तो हमें हक पहुंचता है अपने बच्चों को कहना है कि आप भी लॉक न रखें। अनलॉक सोसाइटी। कौन किस साइट पे जा रहा है वो मालूम पड़े। कुछ लड़के लोग जरा सा कुछ IT वाईटी सीख लिए तो बोलते हैं हम साइट पे कहीं जाएंगे गलत सलत, और फिर उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करके भी डेटा रिकवर हो जाता है आराम से। फिर ये क्या है? अभी हम यहाँ पर आज बैठे हुए अपनी जिंदगी बनाने के लिए, इसी वक्त हांगकांग में, कोरिया में कहीं पर टेक्नीशियन कहीं बैठे होंगे ये करने के लिए कि एक से एक शैतानी ऐप कैसे क्रिएट करेंगे जो आप सबों तक, हम सबों तक मुफ्त में मिल जाए, फ्री पहुंचे। उसके बैठे रिसर्च कर रही होंगे। ये इसलिए इसके शिकार, इसके गुलाम मत हो जाइए। रोज रात को आपको सोने से पहले काम मिल गया। हर बच्चा लड़का सोने से पहले देखता है कि कौन कौन ऑनलाइन है। रफीक भी ऑनलाइन है, शफीक भी ऑनलाइन है। अरे मतलब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, मतलब दोनों मेरे खिलाफ ही बातें कर रहे हैं। ये हो गया। हर बहस में आप खुद पढ़ते हैं। फिर क्या बोलते हैं? 1 घंटे तक देख रहा था खामोशी से, ये इधर से बोल रहा है, ये उधर से बोल रहा है, ये फिर मैं बीच में उतरा, जैसे शहंशाह अकबर बीच में उतरे। मैं बीच में उतरा, एक सेंटेंस लिखा, सबकी बोलती बंद। टाइम कितना गया? वो कौन कौन क्या क्या बोल रहा है वो ऑब्जर्व करने में 1 घंटा। फिर एक सेंटेंस लिख के सबकी बोलती बंद हुई कि नहीं हुई वो चेक करने के लिए 1 घंटा और, खुश होने में 1 घंटा और। ये टाइम जो है ये तबाह करने वाला सब ये। इसे गुलाम मत बनिए। कोई भी अप्लायंस, कोई भी चीज, कोई भी किट हम पर भारी नहीं होना चाहिए, समझ गए? ये इसको अपने ऊपर छाने मत दो। मेरे पेरेंट्स को वहां पर साउथ अफ्रीका में भी मैंने यही कही थी बात, वही रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि यू क्रिएट ए स्क्रीन और 1 घंटा जो है माँ बाप बच्चे सब बैठ के सब एक साथ में देखिए मोबाइल, शेयर करें क्या क्या ये है वो। लेकिन तबाही करने वाले, दिमाग की तबाही, उस पर तो ये भी लिखा है बॉम्ब कैसे बनाने का, वो भी लिखा हुआ है। हम जाएंगे क्या उसके ऊपर? कौन से हथियार से किसको किल करने का, वो भी लिखा हुआ है। हम करेंगे क्या उसके ऊपर? इस चीज को हमको समझने की जरूरत है। इसको इतना ही लिमिट में हमको याद करने की बात है। पढ़ाई करने की आखिरी बात है, हमेशा एक बहुत ही अहम बात लिख लीजिए, उसका नाम है पेंसिल। लिखो बच्चों, पेंसिल। बच्चों हाथ में पेंसिल रखे बगैर आप पढ़ाई शुरू मत करो। आपकी पढ़ाई का सबसे बड़ा हथियार पेंसिल है। पेंसिल से आप क्या करेंगे? पेंसिल से आप क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन करेंगे। देखो जरा गौर से सुनो जरा, एक चंद मिनटों में आखिरी बातें आ रही हैं। पेंसिल से आप अंडरलाइन करेंगे इंपॉर्टेंट चीजों को। उससे क्या हो जाएगा? एग्जाम की एक रात जो कुछ बच्चों पर नहीं, कई बच्चों पर कयामत की रात गुजरती है। सब भूल चुका हूं, कुछ भी याद नहीं है, सब भूल चुका हूं सब। तब आप वो पेंसिल से अंडरलाइन की भी बुक देखते हैं। ये अंडरलाइन मैंने किया है, आता है मेरे को। आप में आता है कॉन्फिडेंस। एग्जाम की रात में आप डिक्लेयर करते हैं कि सब भूल चुका हूं, यानी आप डिक्लेयर करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखने के लिए नहीं, ऊपर ले जाने के लिए जो चीज काम आती है वो है पेंसिल। पेंसिल से, क्योंकि पेंसिल से बच्चों
अभी से लेकर कॉलेज के आखिरी साल तक याद रखो, पेंसिल से अंडरलाइन करना एक आर्ट है, आर्ट। अब पेंसिल से क्या अंडरलाइन करते हैं बोलो में? वो एग्जामिनर पेपर सेटर क्या सोच रहा है वो आप सोचते हैं कि तू जो सोचने का सोच, मैं पहले से उसको अंडरलाइन कर चुका हूं, कर चुकी हूं। समझ गए? एग्जाम की रात होती है 5 घंटे की, शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। बुक है 1000 पेज की, 1000 पेज 5 घंटे में पढ़ के हो सकते हैं? नहीं। लेकिन उन 1000 पेजेस में जहां जहां आपने अंडरलाइन किया है वहां वहां नजर जाएगी। शाम को 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे आप पेज नंबर 1000 पे आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ सुबह 9 बजे एग्जाम देने को आप जाएंगे। मैं इसकी मिसाल दे रहा हूं, कैसे अंडरलाइन करने का, उसकी आखिरी मिसाल दे रहा हूं। आप अभी पढ़ के आए फोटोसिंथेसिस, उर्दू मीडियम के बच्चे शुआई तरकीब, है ना? फोटोसिंथेसिस में बला 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 3-4 पेजेस हैं, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे हैं, 2 पॉइंट जिनको आपको अंडरलाइन करने का है, और एग्जाम की रात में आपकी नजर उन 2 पॉइंट्स पे जाना चाहिए। कौन से 2 पॉइंट्स होंगे? कौन बताएगा? बोलो। कोई इनाम ले ही नहीं रहा है। 2 पॉइंट्स आप अभी पढ़ के आए ना, फोटोसिंथेसिस पढ़ के आए कि नहीं? हाँ बोलो। नहीं, डेफिनेशन नहीं। 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए और एग्जाम की रात में आपकी नजर उस पर जानी चाहिए। 2 पॉइंट्स बोलो। हाँ बोलो। नहीं, वो तफसील, सिर्फ 2 पॉइंट्स। तुम सेंटेंस क्यों बोल रहे? 2 पॉइंट्स। सनलाइट, वेरी गुड। और नहीं, आधा नहीं मिलेगा। यस, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो अभी वो आधा जवाब उसने दिया, आधा जवाब उसने दिया। अभी 10 रुपए किसको देने का? हाँ चलो, दोनों को 10 रुपए दे रहे। चलो जाओ, चलो, है ना? जल्दी आ जाओ, जल्दी स्टेज पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तुम भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जल्दी आ जाओ। हाँ वेरी गुड। हाँ, आरान उर्दू है से महानौशीन। वेरी गुड। चलो तुम भी इधर आ जाओ। क्या नाम तुम्हारा? कौन सा स्कूल? मोहिदुल मुस्लिमीन। वेरी गुड। सब सारा तकरीबात में बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये 2 पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्या आर्ट है अंडरलाइन करने का। बच्चों, अंडरलाइन करना ये मामूली बात मत समझो। अंडरलाइन करने का मतलब वो एग्जामिनर को आप जेब में रखते कि जा तू सोचने का वो सोच, मैं पहले से उसको अंडरलाइन कर चुका हूं। तो 2 पॉइंट हैं और वो एक है सनलाइट, दूसरा है क्लोरोफिल। उसके बगैर होता ही नहीं है। बाकी सब जो है वो हल्दी, मिर्ची, मसाला है, वो याद रह सकता है आपको। ये अंडरलाइन करना आर्ट है, सीखो। हाउ टू स्टडी की आखिरी बात, और वो है मॉडल पेपर सॉल्यूशन। लिखो, मॉडल पेपर सॉल्यूशन। बच्चों, अब मॉडल पेपर सॉल्व किए बगैर एग्जाम में शामिल मत हो जाओ, क्योंकि हर एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम के टाइम पे मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि बच्चे बेचारे मुंह लटकाए आते हैं। बोले क्या भाई पेपर डिफिकल्ट था? बोले नहीं, ईजी था। हाँ, तुमको आता था? हाँ। फिर छोड़ के आए? क्यों छोड़ के आए? तो मेरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया। ये वो कौन बच्चे हैं जो घर से मॉडल पेपर सॉल्व करके नहीं गए? आपने क्या करने का? कोई पेपर अनदेखा पेपर लेने का, रात को 9 बजे लिए, 11 बजे बंद करने का, बीच में खाने का नहीं, बातचीत नहीं, कुछ नहीं, फोन कॉल नहीं, कुछ नहीं, 11 बजे पेन डाउन, बिल्कुल 2 घंटे का पेपर अगर है तो। ये मॉडल पेपर आप घर में सॉल्व करते हैं तो आपको कोई किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं हो जाएगी। आपको बच्चों अंदाज़ा नहीं हुआ है, लगभग 3 घंटे हम लोग यहाँ पर जो है इस मौजू पर भी बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत अहम बात, सब लोग बैठे हैं, अभी कोई नहीं, बैठिए, सिर्फ 2 मिनट बैठिए। बहुत अहम बात आपके सामने आ रही है बच्चों। ये सारे करियर और जिंदगी बनाने के सारे फार्मूले
मैं आपके गोश गुजार कर चुका हूं, आपको मैं सुना चुका हूं, बता चुका हूं। तो सुनो बच्चों, इन सब के बावजूद बहुत बहुत कामयाब हो जाओ बच्चों आप, लेकिन कभी भी आप अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करो, माँ बाप की बेइज्जती मत करो। सबकी तवज्जो यहां पर। सुनो बच्चों, कितने ही कामयाब होने के बाद शैतानी ख्याल अगर ये आ रहा है कि आप बहुत सुपर डुपर हैं और माँ बाप के लिए कर रहे हैं, तो ये गलती हो जाएगी। बच्चों, ये अब्बा है ना, तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, इस धरती के सारे सपने अपने हैं। वो अब्बा है, कोई चलती दौड़ती हुई जो बस पकड़ते हैं ना, वो अब्बा है। जो ट्रेनों में लटक के जो सफर करते हैं ना, वो अब्बा होते हैं बच्चे। जो गल्फ कंट्रीज में 45-50 डिग्री टेम्परेचर में धूप में पसीना बहा बहा के जो काम करते हैं ना, वो अब्बा है। जो टैक्सी रिक्शा चलाते हैं, ओवर टाइम करते हैं, और उस टैक्सी और रिक्शा में पेट्रोल और डीजल नहीं, अपना खून जलाते हैं उसके अंदर, वो अब्बा होते हैं बच्चे। वो मीलों पैदल चलते हैं ताकि एक दिन उनका बेटा जो है वो हवाई जहाज में उड़े, वो अब्बा होते हैं। वो हर कुर्बानी देते हैं, वो अम्मी अब्बा होते हैं। अब हम भी अम्मी से जब एक रोटी मांगते हो तो अम्मी 2 रोटी रखती है आपकी थाली में, तो बेटा मुस्कुराता है कि अम्मी को हिसाब नहीं आता, मैंने 1 रोटी मांगी तो उसने 2 रोटी रखी। अम्मी को हिसाब आता है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि वो माँ है, 1 रोटी मांगने पर 2 रोटी रखी। लेकिन आगे चलकर वो बेटा इतना बड़ा मैथमेटिशियन, इतना बड़ा हिसाबदान बन जाता है कि वो गिन गिन के पैसे देता है। अम्मी अब्बा कितना कितना खर्चा महीने का, 10,000, मैं को 12,000 देता हूं ताकि आप खुश खुश रहो। क्या बोलता है बेटा, 2,000 ज्यादा दे रहा है अपने माँ बाप को ताकि माँ बाप खुश रहे। ये बेटे शादी के मंडप से भाग जाते हैं। देखिए कितना कितना हिसाब हुआ, मम्मी अब्बा कितना हिसाब हुआ, 3 लाख, ले लो 4 लाख, हिसाब पूरा हुआ। क्या कहता है वो बेवकूफ बेटा कि हिसाब पूरा हुआ, माँ बाप कुछ नहीं बोलते। और बच्चों, माँ बाप अगर आपको डांटी देते हैं तो खुश हो जाओ, लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोलते, चुप बैठते हैं, उस दिन से डरो बच्चों कि जिस वक्त माँ बाप आपके कुछ नहीं बोलते तब वो अल्लाह से फरियाद करते हैं। और जब वो अल्लाह से फरियाद करते हैं उस दिन के लिए डरो, फिर कुछ नहीं बचेगा। कैसे भूल जाते हैं कि अब्बा जो हैं वो बचपन में ऐसा ऊपर उठाते, अब तुम उठाते, तुमको सुकून रहे कि तुम अब्बा से बड़े हो गए, वो अब्बा होते हैं। वो फटी हुई बनियान पहनते हैं क्योंकि उनका बेटा एक दिन सूट पहन के इंटरव्यू देने को चले जाए, वो अब्बा होते हैं बच्चे। और अम्मी क्या होती है, अम्मी की डेफिनेशन क्या है, जो नम आंखों के साथ आंखों में अल्लाह ताला से बातें करती है ना, वो अम्मी होती है। जाए नमाज पे बैठ के आंखों में आंसू लेकर डायरेक्ट अल्लाह से बातें करती है, वो अम्मी होती है। और बच्चों, अल्लाह ताला आपके अम्मी की बातें सुनता है, हमारी आपकी बातें नहीं सुनता होगा। अल्लाह ताला आपकी अम्मी की बातें सुनता है। और आंखों में आंसू लेके क्यों बातें करती हैं अल्लाह से? ऐसी बात कर सकती हूं बच्चों, अल्लाह से जाए नमाज से बैठ के अल्लाह से बातें करते वक्त आंखों में आंसू इसलिए लेती हैं
ताकि आपको जिंदगी में कभी आंसू बहाने न पड़े। आपके आंसू वो पी जाते हैं। 3 घंटे का मेरा लेक्चर हुआ। 3 घंटे के लेक्चर के बाद आपको स्कूल में भी कुछ होमवर्क मिलता है ना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और वो ये कि आज आप घर पे जाइए और अपने अम्मी को बिलक लीजिए और रो लीजिए, और रोते रोते अपने अम्मी को यकीन दिलाइए कि अम्मी, मैं जिंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी, ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे आपकी आंखों में आंसू आ जाए। ये बहुत डिफिकल्ट होमवर्क है बच्चों, लेकिन ये अगर आपने किया तो मेरा आज का ये लेक्चर कामयाब रहा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। प्रोग्राम की बाकी कई बातें हैं। मैं मुबारक काफी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इमरकंड मेमन एसोसिएशन, यंग मेमन कमेटी और सीसी की तरफ से जो प्रोग्राम यहाँ लिया गया और इसके आपने अपने ज़मीन ख्याल से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। तमाम बच्चों ने, असातिज़ा ने, टीचर्स ने, सभी वालिदैन ने, सभी ने इसको बखूबी साइलेंट और बहुत ही दिलचस्पी के साथ सुना। इसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। खास तौर से तमाम मेहमानान, मुबारक कापड़ी साहब, वालिदैन, टीचर्स, बच्चे। gmail.com mubarakabdi मुबारक कापड़ी @gmail.com। कंटिन्यूस प्रोसेस है, उनसे जारी रहना चाहिए। बच्चों को हैमरिंग की ज़रूरत पड़ती है और मुसलसल इनको सुना देना चाहिए, और घर में इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। आज बहुत अच्छी तादाद बच्चों की थी, उतनी ही तादाद अगर वालिदैन की भी होती तो घर में मैसेज पूरा कर गया होगा। लेकिन हम जानते हैं कि अभी इससे बड़े हॉल में उन्होंने स्क्रीन भी लगाए थे, ऊपर भी दिखा रहे थे, इससे ज़्यादा उसकी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन पूरी टीम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको अच्छे से अरेंज किया। लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी की अगर बातें जाती हैं, अगर 10-20 चीज़ों पर भी वो अमल करें, मैंने 100 चीज़ें बताई हैं, 10% बातों पर भी वो अगर अमल करते हैं, क्योंकि ये पूरा कंपटीशन का ज़माना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन है। तो कंपटीशन में पीछे न रहें। हम मुसलमान हैं, हम पिछड़े हुए हैं, या हम अक़लियत में हैं, माइनॉरिटी में हैं, उससे वो देनी चाहिए। वो सारी चीज़ें उनमें मौजूद हैं कि वो टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन माहौल जो घर में जो एक नेगेटिव रहता है कि आगे बढ़ने में वो पैसा देने को माँ बाप तैयार नहीं, पैसा होते हुए देने को तैयार नहीं है। वो जो चीज़ें हैं, कहीं पर गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप ऐलान करते हैं लेकिन पूरी नहीं होती है, वहाँ पर भी कुछ ये अड़चनें आती है। वो अगर हो जाता है तो पूरे इसमें जाए। आज मोहितुल मुस्लिमीन के स्कूल को, इस मैनेजमेंट को, इस सोसाइटी को कंप्लीट 100 साल हो चुके हैं। 100 साल में इन्होंने जिस तरह से मुस्लिम समाज, परभणी ज़िले के मुस्लिम समाज के बहुत से ऐसे नौनिहाल बच्चे हैं जिन्होंने जो IAS, IAS और IPS तक बन चुके हैं, डॉक्टर्स बन चुके हैं, इंजीनियर्स बन चुके हैं, यहाँ तक करके दुनिया के अलग अलग देशों में, खित्तों में जाकर अपनी सर्विस अंजाम दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 100 साल में बहुत ही काबिल, बहुत ही अच्छे उन्होंने स्टूडेंट्स दिए हैं, और इसी वजह से अगले 100 साल का सफ़र भी ये है, चैलेंजिंग है, लेकिन इसको बखूबी वो लोग पार करेंगे, ऐसी पूरी आशा है। ये तो देखिए, हर इंसान चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसको एजुकेटेड होना चाहिए, और एजुकेटेड ऐसा होना चाहिए कि वो जो है अपनी सलाहियतों से अपना लोहा मनवाए। और ये काम जो है मेमन मर्चेंट एसोसिएशन ने शुरू किया 100 साल पहले, और कई मराहल से हम गुजरते हुए जो है आज हम 100 साल से यहाँ मौजूद हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि कई लोग जो है अलग अलग ओहदों पर और अलग अलग मुकाम पे जो है अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। वो बच्चों में वो सलाहियतें थी और हमारे असातिज़ा ने वो मेहनत की, इसलिए वो उनकी सलाहियतें और हमारे असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है कि वो जो है अलग अलग जगहों पर, चाहे वो सर्विस हो,
चाहे वो बिजनेस हो, वो जो है कामयाब हैं। इसलिए हमें उनकी बहुत खुशी है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आने वाले 100 साल में ये जो है इसी तरह के लोग निकलें, ताकि वो जो है अपने देश का, अपने शहर का और अपनी समाज का नाम रोशन करेंगे। यही उम्मीद रखता हूँ।